एक और मॉक टेस्ट में लेके आ गया हूं आपके लिए 10th क्लास का, और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते। तो इसीलिए जितने मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं आप साथ के साथ करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपका रिदम बना रहेगा, आपको चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी। प्लस अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप 10 मॉक टेस्ट कर लेते हैं सैंपल पेपर, अगर आपने 10 कर लिया ना सोशल साइंस का, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आप एक बार करके देखिए, 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए और आपको खुद ही पता चलेगा कि वही सवाल बार बार आ रहा है। ठीक है सर, तो अब एक नया मॉक टेस्ट में लेके आ गया हूं। मॉक टेस्ट नंबर है, सैंपल पेपर नंबर है आपका 5th है, और ये 10th क्लास का है। जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक कि नंबर आपके नहीं आ जाते हम तक। ठीक है सरकार, जरा सवाल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए पढ़ता हूं, आप मुझे आंसर बता सकते हैं। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इधर नजर दौड़ाइए। तो आपको पता ना ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, फलाना ढिमकाना किसमें कितने नंबर के, आप वो पढ़ लेना। और इसकी पीडीएफ ना इसे वीडियो के लिंक में मिलेगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके भी देख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है सर। बस जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना बाबूजी, हाथ काट दूंगा, लिखना नहीं कोई भी। एक बार सर मेरी तरफ देखिए, पहला सवाल क्या कहता है, क्योंकि अगर आप सर लिखेंगे तो साथ में मेरी बात को समझेंगे कहाँ, आप लिखने में ही व्यस्त रह जाएंगे ना। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, देखना, दे ट्राई टू राइट ऑल द टाइम, है ना। लिख लिख के करोगे, क्या बुक में लिखा है, कॉपी में लिखा है, बोर्ड पे भी लिखा है, मैं भी तो लिख ही रहा हूँ ना। आप मत लिखिए सर, आप सुनिए, ये बेला है सुनने की। सवाल नंबर 1 आपके लिए ये रहा, कहता है मोर देन 7, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ बाबूजी दिख तो रहा है यार। मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड विद द, कहता 750 पार्टी किसके साथ रजिस्टर्ड है। तो आपको ध्यान में रखना है, हमारे इंडिया में ना एक ही बंदे का, मतलब एक किसका धंधा है कि वो इलेक्शन करवाएगा, किसका धंधा है कि कौन सी पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह देगा, किसका धंधा है कि जहां पे इलेक्शन होगा वहां पे इलेक्शन में कोई चीटिंग ना हो, किसका धंधा है कि इलेक्शन के दौरान कोई फर्जीवाड़ा ना हो जाए। वो सिर्फ एक ही इंसान का धंधा है सर। एक बार बोलिए मेरे साथ, वो काम है सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम होता है जो ये सारे काम जो मैंने अभी कहा है वो सारा काम करता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ही 750 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। अब आप सोच के देखिए सर, हमारे देश में 750 पार्टियां हैं, काम एक भी बंदा नहीं कर रहा देश के लिए, पार्टियां 750 है सर। एक बार देखिए, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 750 पार्टियां हैं किसके लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है सरकार, ये बात समझ में आ गई है आपको। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, फिर हम आगे को करते हैं। क्वेश्चन तो देखिए, इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये तो नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये भी नहीं हो सकता है। इंडियन इलेक्शन कमीशन भी नहीं हो सकता है सरकार। ये क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेक्ट आंसर होएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, जरा इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको सर छोटा करूंगा आपके लिए तो आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, इधर देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू विच लैंग्वेज कम्युनिटी ब्लैंक नो मैटर वेयर दे लिव। अब एक चीज आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, कहता है एक होता है ना कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, ठीक है सर, एक होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू विच कम्युनिटी नो मैटर वेयर दे लिव। तो ऐसा कहाँ पे हुआ था सरकार, ये हुआ था श्रीलंकन तमिल्स में। श्रीलंकन तमिल्स में क्या हुआ था, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना वो इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। वहां की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वहां के कम्युनिटी गवर्नमेंट को जो वहां के लोग थे वो इलेक्ट नहीं करते थे। इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू विच लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है ना, मान लीजिए कि कोई एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी वाले बंदे अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कहां पे हुआ था सरकार, ये हुआ था श्रीलंकन तमिल्स में हुआ था। कहां पे हुआ था, ये श्रीलंकन तमिल्स में हुआ था। याद रखिए कि जिस कम्युनिटी को चलाने के लिए सरकार बनानी है वो बंदे ही अपनी सरकार को इलेक्ट नहीं कर पाते थे, वो था ये श्रीलंकन तमिल्स में। ठीक है सरकार, अगला सवाल जरा देख लीजिए, कहता है स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द
आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको करना क्या है, ये पिक्चर को देखना है और अपने आंसर को देना है। ठीक है सरकार, एक बार जरा समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज अ पोर्ट्रेट इन अ इमेज ऑफ अ भारत माता। कहता है भारत माता, ये देखिए भारत माता की इमेज है, इसमें कौन से एस्पेक्ट को दिखाया गया था भारत माता जी के। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखिए लिखा हुआ है डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग या डिस्पेंसिंग जस्टिस, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जस्टिस को, नॉलेज को, एजुकेशन को या हीरोइज्म को। आपको सिंपल याद रखना, जब भारत माता की इमेज बनी थी हम लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे उस देश के लोग में। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता था, क्योंकि अब इतने अमीर नहीं है, उस समय बहुत गरीबी थी, बेरोजगारी थी, बहुत लोगों को तकलीफें थी। तो उस समय होता क्या था सर, उस समय एक ही काम हुआ करता था, उस समय हमें सीखने की जरूरत थी। तो ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अपने हाथ में कुछ कॉपी पेज लिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये लर्निंग को रिप्रेजेंट करती थी। उस समय हमारे पास जरूरत थी फूड की, तो ये फूड को रिप्रेजेंट करती थी। उस समय हमें जरूरत थी क्लोथ को, तो क्लोथ को रिप्रेजेंट करती थी। तो भारत माता की इमेज किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, लर्निंग को, फूड को और क्लोथ्स को, लर्निंग को, फूड को और क्लोथ्स को रिप्रेजेंट करती थी भारत माता जी की इमेज। याद रख, फूड, लर्निंग एंड क्लोथ्स को। ठीक है सरकार, अगला सवाल जरा ये देखिए। ठीक है, इधर देखिए, अगला है, यहाँ पे कुछ बोला है मैच द फॉलोइंग। आप हमेशा याद रखिए, जब कभी भी मैच द फॉलोइंग आ जाए तो आप समझिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। कैसे सरकार, अगर कभी भी मैच द फॉलोइंग आता ना, अगर आपको सब नहीं भी आता, एक भी आता है, माहौल सेट हो जाएगा। कैसे सर, एक बार देखिए जरा। कहता है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज हायर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है, मतलब जो चीज बाहर जा रही है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से। जो हम ले रहे हैं, जो हमारे देश में मटेरियल आ रहा है, उसकी वैल्यू कम है। जो हमारे देश से मटेरियल बाहर को जा रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है सरकार, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता, इसी को ही हम कहते हैं, क्योंकि देखिए ना, ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब ही होता है कुछ हमारे देश से बनके दूसरे देश में जाएगा और कुछ बाहर से बनके हमारे देश में आएगा, इसी को ही ट्रेड बोलते हैं। अब ट्रेड में एक होता है एक्सपोर्ट, मतलब बाहर जाना, ट्रेड में एक होगा एक्सपोर्ट, बाहर जाना, एक होगा इंपोर्ट, अंदर आना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे देश से बाहर चला गया प्रोडक्ट, इंपोर्ट का मतलब हमारे देश में प्रोडक्ट आ गया। अगर ये दोनों बराबर हैं, जितना बाहर गया उतना ही आएगा, तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा है। लेकिन एक्सपोर्ट अगर ज्यादा हो जाए और हमारे देश में माल कम आने लग जाए, तो जा तो ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ठीक है सरकार, इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस कंडीशन ये होती है, क्योंकि ये हमारा फायदा है ना कि हम भेज ज्यादा रहे हैं और ला अपने देश में कम रहे हैं, तो हमारा मुनाफा होगा, माल ज्यादा बिक रहा है, हम खर्च कम कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ठीक है सरकार, तो पहले का सेकंड पार्ट होगा, इसे हम बोलेंगे ट्रेड सरप्लस। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए सरकार, अगला है, इसी में ही अगला है। तो पहले का सेकंड जा रहा है ना, पहले का सेकंड जा रहा है, तो पहले का सेकंड देखिए किसमें है, देखिए पहले का थर्ड, ये गलत हो जाएगा, इसमें पहले का फोर्थ, ये भी गलत हो जाएगा, पहले का थर्ड, इन दोनों में से एक काम होने वाला है। ठीक है सरकार, अगला देख लेते हैं, ये इसमें कौन पढ़ेगा, छोटा सा पढ़िए। प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स ऑन लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ मशीन। मतलब अगर आप गुड्स का मतलब होता है सामान, अगर आप कोई सामान बना रहे हैं मशीन की हेल्प से, तब हम उसे बोलते हैं मास प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं सरकार, मास प्रोडक्शन। इसी को बोलते हैं मास प्रोडक्शन। तभी हो सकता है जब मशीनें किसी माल को बनाएंगी, किसी प्रोडक्ट को मशीन बनाएगी। तो देखिए सरकार, सी का फोर्थ होगा, सी का फोर्थ देखिए सरकार, सी का फोर्थ इसमें भी है, सी का फोर्थ इसमें भी है। सर अब हम मैच नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब मुझे एक और क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तो जरा इसको पढ़ते हैं। A process under which two or more than two culture intermingle and produce a new culture। कहता है कि अगर कभी भी दो the process under which two and more cultures intermingle, मतलब कभी भी जब दो कल्चर मिलते हैं और एक अगर नया कल्चर बन जाता, उसे हम क्या बोलेंगे, कल्चर से रिलेटेड यही चीज है, तो इसे कल्चरल
फ्यूजन बोलेंगे, कल्चरल फ्यूजन बोलेंगे। तो अब देख लीजिए डी का क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। कैसे पता चला, इधर भी कल्चर इधर भी कल्चरल से मिलता जुलता है, तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो डी का थर्ड देखो किसमें है, डी का फर्स्ट है सर, इसमें डी का थर्ड है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, एक बारी मैं मिटा देता हूं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, ये बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे हमने किया एक बारी मैं जल्दी से आपको बताता हूं, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर, ये मैं बता देता हूं, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए कैसे किया, मास प्रोडक्शन होता है तो ये मशीन करेगी तो मास प्रोडक्शन होगा। जब दो कल्चर मिलेंगे तो एक कल्चर फ्यूजन हो जाएगा। तो बस, तो आपको पता चल गया, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का, और ये रहा डी, ठीक है सर, और डी का थर्ड हो जाएगा। तो डी का, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, अगला सवाल देखिए, कहता है एट विच लेवल इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग। कहता है ऐसा कौन सा लेवल होगा जब लोग सरकार में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो देखिए सरकार, पहला स्टेट लेवल। सर स्टेट लेवल में कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता अपना डिसीजन देने के लिए। केजरीवाल साहब हैं या योगी जी हैं, योगी जी को कोई नहीं बोलेगा भाई साहब ये काम कर दो, नहीं, आम आदमी नहीं पहुंच सकता। तो स्टेट लेवल पे नहीं होगा। सेंट्रल लेवल तो और नहीं हो सकता सर, मोदी जी को आप क्या बोलोगे, वो तो माई बाप है ना, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। फॉरेन लेवल पे जो बाइडन को कुछ बोलोगे क्या, हम भाई ये औकात में नहीं है बंदे। लोकल लेवल पे, लोकल प्रधान है, प्रधान को जाके बोल के आ सकते भाई सीट बनवा दियो, कुछ काम धंधा, समझ जाओ आप। तो लोकल लेवल पे ही जाते हैं लोग और अपने काम को करवा सकते हैं, डिसीजन को पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। लोकल लेवल पे, प्रधान लेवल पे होती है बात। तो फिफ्थ का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला आम आदमी कहाँ पे जाके डिसीजन ले सकता है, वो लोकल लेवल पे। अगला सवाल, ठीक है, ध्यान से देखिए अगले सवाल में, ध्यान से देखिए अगले सवाल में क्या होता है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में? पहला बोलता है अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खलीफत मूवमेंट लॉन्च। कहता है हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खलीफत मूवमेंट को लॉन्च किया था, हमें अरेंज करना है ना करेक्ट सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या, फिर सर ये सबसे पहले हुआ था, पहले हमने मूवमेंट लॉन्च किया था, फिर चौरा चौरी की घटना हो गई थी, ठीक है सरकार। फिर अंबेडकर स्टैब्लिश डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, मतलब छोटी कास्ट के लिए उन्होंने एक क्लास बना, एसोसिएशन बनाया था। एंड फोर्थ पार्ट पे हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी। सर उल्टा कर दीजिए, पहला फोर, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर वन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सीक्वेंसिंग है। सबसे पहले गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया, फिर चौरा चौरा की घटना हो गई थी, फिर अंबेडकर जी ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन लॉन्च किया, फिर अंग्रेज भी एक मूवमेंट लॉन्च करने से बिल्कुल तंग और परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को और बाकी लोगों को बुलाया, भाई साहब आके हमारे साथ समझौता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि मूवमेंट लॉन्च किया तो इंसिडेंट घटना होगी ना, मूवमेंट लॉन्च करोगे तो घटना होगी, घटना हो जाएगी तो आप क्लास बनाओगे, क्लास बन जाए तो अंग्रेज तंग हो गए, उन्होंने कहा आओ हमारे साथ बात कर लो। सर इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो ये बातें याद रह जाएंगे। बी विल बी द योर करेक्ट ऑप्शन। अगला, अगला सरकार देख लीजिए, अगला क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग याद रखिए, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक सर वहीं पे होता है जहां पे हर कोई बंदा जाके अपना पैसा जमा करवा पाता है, उसे कमर्शियल बैंक बोलते हैं। तो कमर्शियल बैंक में क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द इंडिविजुअल, पहले का सेकंड हो जाएगा। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, सर इनफॉर्मल सोर्स हमेशा याद रख ले, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में अगर आप जाओगे ना लोन लेने के लिए तो एक ही चीज की तकलीफ होगी, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, उसे इनफॉर्मल बोलते हैं। अगर कहीं पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले, वहां से आपको क्या मिल रहा हो, लोन मिल रहा हो, तो फॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, कोई लाला जी के पास जाता है, पैसा कुछ लेके आता है, बोलता 10,000 रुपया दे दो, इतना इंटरेस्ट रेट दे दूंगा, इनफॉर्मल सोर्स। तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होगा, चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले का सेकंड और सेकंड का थर्ड, ठीक है। कृषि कोऑपरेटिव्स,
कृषि कोऑपरेटिव में सर आप देख ही रहे हैं, नाम से पता चल रहा है कृषि कोऑपरेटिव का मतलब ये होगा जो ऐसा सोसाइटी या ऐसा कोई बैंक जो एग्रीकल्चर के लिए किसी की हेल्प करता हो। जब कोई भी चीज एग्रीकल्चर के लिए किसी की हेल्प करेगा उसे कृषि कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। तो देखिए सरकार, हाँ ये रहा ना, प्रोवाइड लोन फॉर द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। ग्रामीण बैंक हमेशा याद रख ले, ग्रामीण बैंक कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ग्रामीण बैंक कहाँ शुरू हुआ था? बांग्लादेश में है, जो गरीबों के लिए, जो गरीबों पुअर वुमेन्स के लिए काम करता था ताकि उनकी कंडीशन अच्छी हो सके। ग्रामीण बैंक कहाँ है? बांग्लादेश, 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 ठीक है सरकार। तो कौन सा ऑप्शन सही भाई साहब? डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट कहाँ देख ले जरा, डी का थर्ड है, नहीं हो पाएगा। डी का फर्स्ट ये रहा, डी का फर्स्ट ये रहा, डी का सेकंड ये रहा, ये नहीं हो पाएगा। इन दोनों में से कोई एक है। तो कृषि कोऑपरेटिव क्या होता है? जो प्रोवाइड करते थे लोन फॉर एग्रीकल्चर। तो कृषि के लिए सी का फोर्थ पार्ट, सी का फोर्थ देखिए, सी का फोर्थ इसमें भी है, सी का फोर्थ इसमें भी है। तो मतलब सी का फोर्थ देखिए यहाँ पे सी, क्योंकि गलत था तो ऑलरेडी गलत है। सी का थर्ड है, ये गलत हो जाएगा। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सरकार। समझ में आ गया? कृषि के लिए जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटेशन के लिए देते थे, तो सी का फोर्थ पार्ट हो जाएगा। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, याद रख लीजिए सर। कृषि जो एग्रीकल्चर के लिए लोन दे, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में था इनफॉर्मल, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमर्शियल बैंक जहां पे आम आदमी जाके अपना पैसा जमा करके यूज कर सकता है। अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है सर, देख लीजिए। एक चीज याद रख ले, अगर कभी भी बोले, अगर कभी भी बोलता है, देखिए इसमें बोला हुआ है कुछ कोल्स के टाइप दे रखे, कहता है लो ग्रेड ब्राउन कोल्स विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, सॉफ्ट हो जिसका हाई मॉइस्चर कंटेंट हो। द मोस्ट पॉपुलर कोल इन अ कमर्शियल यूज, मोस्ट पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर कोल होता है कमर्शियल यूज में उसका क्या है। अगला है गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स कहाँ पे है। अगला है टर्सरी कोल डिपॉजिट्स कहाँ पे है, इसके बारे में कुछ पूछा हुआ है। तो आप सबसे पहले समझते हैं क्या बातें हो रही हैं। सबसे आप याद रखिए, अगर टर्सरी कोल डिपॉजिट पूछा जाए ना, एक चीज को रख लीजिए, टर्सरी कोल डिपॉजिट पूछा जाता है तो सर मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। टर्सरी कोल डिपॉजिट्स कहाँ पे है? वो मेघालय में है। और याद रखिए कमर्शियल यूज के लिए जो कोल लिया जाता है, कमर्शियल यूज जानते हैं, जो कमर्शियल यूज मतलब जहां पे फैक्ट्रियों में जहां पे कोल यूज किया जाता है, वो कौन सा कोल है जो फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है? वो होता है बिटुमिनियस। बिटुमिनियस इज द कोल जो फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। कोल के टाइप होते हैं, एक एंथ्रासाइड होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक बिटुमिनियस होता है। तो ये कोल के टाइप होते हैं कि कोई कोल अच्छा है, कोई कोल बेकार है। तो कमर्शियल जो यूज कोल होता है वो बिटुमिनियस होता है, ठीक है सरकार। तो इसका बिटुमिनियस और टर्सरी कोल डिपॉजिट्स याद रख ले, वो मेघालय में ही होएगा। तो जरा मैच करो, बी का फोर्थ देखो, बी का सेकंड गलत हो गया, बी का फर्स्ट गलत हो गया, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है। अब देखो थर्ड का ए, देखिए यहाँ पे थर्ड का सी, ये गलत हो गया, थर्ड का ए, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सरकार। लो ग्रेड ब्राउन कोल विच सॉफ्ट विथ हाई, मतलब एक ऐसा कोल सर आपको बताना है, एक ऐसा कोल है जो लो ग्रेड है, ठीक है, जो मतलब अच्छा कोल नहीं है बट उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है। वो कौन सा होगा? तो फर्स्ट का थर्ड है, तो वो लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ कोल, जो कोल बहुत बेकार टाइप का हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर बोले तो अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा ना सर, वो जलेगा नहीं, इसीलिए उसे लो ग्रेड कोल बोलते हैं। तो लिग्नाइट होता है लो ग्रेड कोल। जो कमर्शियल में यूज किया जाता है, फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, वो बिटुमिनियस होता है। गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स कहाँ पे है सरकार? दामोदर वैली में है। गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स कहाँ पे है? दामोदर वैली में है। टर्सरी कोल डिपॉजिट मेघालय में है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी, ठीक है सरकार। अगला सवाल देखिए, कहता है विच सेक्टर हैज इमर्ज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। कहता है इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर रहा है। पहले सर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूंगा ना, देखिए कहता है इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर मतलब जो खेती किसानी को रिप्लेस कर रहा है। इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो खेती किसानी को रिप्लेस कर रहा है। लोग खेती किसानी छोड़ के कौन से सेक्टर में जाके काम करना चाहते हैं। आप अपने हमेशा देखिए,
हर कोई जॉब चाहता है सरकार। तो जॉब जो होती है वो टर्सरी सेक्टर में आती है, कोई खेती किसानी नहीं करना चाहता। तो जो प्राइमरी से लोग टर्सरी में जाना चाहते हैं, जहाँ पे लोग जॉब कर सके, सर्विस कर सकें। तो प्राइमरी सेक्टर से लोग कहाँ पे जा रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर को कौन सा सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्सरी सेक्टर सर। ठीक है, याद रखिए, आईटी सेक्टर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सेकेंडरी नहीं, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में आप कुछ बनाते नहीं हो, आप सर्विस देते हो। आप नाई हो, टर्सरी सेक्टर में चले जाओगे। बैंक में काम करते हो, टर्सरी सेक्टर में चले जाओगे। अगला सवाल ये रहा, कहता है इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। आप बताइए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का मतलब समझते हो सरकार क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, और अगर कोई भी आदमी किसी भी जानवर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि ये एक्ट है, अब ये हमारे कानून में आ चुका है। ठीक है सरकार। तो कहता है कौन से साल में इंडिया ने ऐसा डिसाइड किया था कि अगर आप वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाओगे, जानवरों को नुकसान पहुंचाओगे तो सजा मिलेगी। वो कौन सा साल था सर? सोचने वाली बात है ना। नुकसान पहुंचा कौन रहे? मैं और आप ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं वाइल्ड लाइफ को। तो हम कितने हुए? मैं और आप, हम कितने हो गए? 2। तो इसीलिए आपको याद रखना, हम और आप हो गए 2, और 2 से आपको रखना 1972। देखिए 19 तो हर जगह आएगा, लेकिन 2 क्यों याद रखना? 7 भी हर जगह आ जाएगा। आप 2 क्यों याद रखोगे? 2 इसीलिए याद रखोगे सरकार, नुकसान पहुंचाने वाले 2 ही लोग, मैं और आप। तो हम, आप और मैं मिल जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है सरकार। कौन से ईयर में? 1972 वो ईयर था जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर जानवरों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें भी जानवर बनाया जाएगा। ठीक है सरकार। अगला सवाल ये रहा, फिर सर मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिए मैच द फॉलोइंग में आप हमेशा याद रखिए, कहता है कमर्शियल फार्मिंग। हमेशा याद है, कमर्शियल फार्मिंग तब कोई भी करता है ना सरकार, जब कोई अपने पर्पस के लिए यूज ना करना चाहता हो। उसने कोई भी चीज उगाई, वो चाहता है कि उसे बेच के मैं धन कमा लूं, उसे कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग का काम ही क्या होगा सरकार? कमर्शियल फार्मिंग का काम क्या होगा? तो ये इसलिए हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग किस में जाएगा सर? लेबर इंटेंसिव फार्मिंग में, या हाई यील्ड वैरायटी सीड में जाएगा, या देखिए सरकार, कमर्शियल फार्मिंग तो हमेशा आप याद रखिए वो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग में नहीं, हाई यील्ड वैरायटी में जाएगा। कि आपके देखो कमर्शियल फार्मिंग तभी हो पाएगी ना जब ज्यादा उगेगा तो ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा पैसा आएगा। तो ज्यादा तब उगेगा जब ज्यादा यील्ड होगी उसकी। ठीक है सरकार। तो पहले का फर्स्ट का थर्ड पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार। देखिए इसमें भी पहले का थर्ड, इसमें पहले का सेकंड गलत है, इसमें पहले का थर्ड, इसमें पहले, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। सी तो आउट रूल्ड है। अगला है सरकार झूमिंग आपको पता होगा। झूमिंग है तो माइलाप इन मैक्सिको एंड सेंट्रल एशिया में चलता था ये झूमिंग। ठीक है सरकार। सी का फर्स्ट, अब सी का फर्स्ट देख लीजिए, सी का फर्स्ट कहाँ पे है? देखिए सी का फोर्थ है, सी का सेकंड है, सी का फर्स्ट। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन सर। डी विल बी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है सरकार। अगला है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंशियल फार्मिंग। ठीक है सरकार, प्रिमिटिव सब्सटेंशियल फार्मिंग। और आपको पता चल गया है इंटेंसिव मतलब हद से ज्यादा सब्सटेंशियल फार्मिंग किसमें होगी? जहां पे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग हो जाएगी। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना, कमर्शियल याद रख लीजिए और झूमिंग याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। झूमिंग कहाँ पे होता है? मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। और कमर्शियल फार्मिंग में तभी ज्यादा चीजें उगेंगी जब अच्छे शेड्स हो जाएंगे। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार। अगला सवाल ये रहा, कहता है व्हाट डज द, कहता है आप एक प्लीज इसको थोड़ा बड़ा कर दो मैं आपके लिए। कहता है सरकार व्हाट डज द सेंट, कहता है सेंट, एंजल्स एंड क्राइस्ट सिंबलाइज। जो सेंट होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सेंट हैं, संत हैं, एंजल्स और जो क्राइस्ट थे, वो किस चीज को सिंबलाइज करते थे? किस में? यूटोपियन सोसाइटी में, जो अच्छी सोसाइटियां होती थी, यूटोपियन विजन में वो किस चीज को वो लोग सिंबलाइज करते थे? आपको याद रखना है यूटोपियन विजन में ये जो सेंट हो, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं समाज के। वो लोग होते हैं जो चाहते हैं समाज में बराबरी आए, समाज का हर एक तबका अच्छे से जिए, हर कहीं लड़ाई दंगा ना हो, हर कोई अच्छे से रहे, वही लोग सेंट हुआ करते हैं सर। तो सेंट लोग हमेशा अच्छाई चाहते हैं। तो अच्छाई, वो कौन सी अच्छाई चाहते थे? वो रीसेटलमेंट अगेंस्ट द नेशन सर, वो अगेंस्ट कभी नहीं होते किसी के नहीं। फ्रीडम ऑफ द नेशन नहीं सरकार, ये भी नहीं। इक्वालिटी अमंग द पीपल नहीं। ठीक है।
फ्रैटर्निटी अमंग द नेशन। सर दिस इज द वर्क जिसे वो लोग चाहते थे। फ्रैटर्निटी का मतलब आप समझ लीजिए, मतलब कि जब बहुत सारे लोगों का एक ही एम हो जाता है ना, जब बहुत सारे लोगों का एक ही एम हो जाता है उसे हमेशा बोलते हैं। तो जो एंजल और जो सेंट लोग जो चाहते थे सरकार, वो यही चाहते थे, फ्रैटर्निटी अमंग द नेशन, कि हर एक नेशन, हर एक नेशन का एक ही एम हो, ठीक है, अलग अलग एम ना हो। ये नहीं एक नेशन दूसरे नेशन को बर्बाद करना चाहे, ऐसा नहीं, ये चाहते थे, फ्रैटर्निटी अमंग द नेशन। ठीक है सरकार, ये याद रखिए, बी का डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जरा हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ओके सर, अभी एसर्शन रीजनिंग को थोड़ा सा मैं छोड़ता हूँ, आप इस पे आ जाइए, तो इसमें आप हम देख पाएंगे। इसमें देखिए सर कुछ दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है, मैं कुछ डेटा गिवन है। कहता है रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो कहता है करंट फ्लो इतना चल रहा है, और कल्टिएबल वेस्टलैंड इतना है, और बैरन एंड अनकल्टिवेबल नेट सोन एरिया इतना है, फॉरेस्ट एरिया इतना है। कहता है व्हाट परसेंट ऑफ लैंड वॉज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन। कहता है कितने परसेंट ऑफ लैंड लेफ्ट होगा विदाउट कल्टिवेशन के लिए, फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है सरकार, व्हाट परसेंट ऑफ लैंड वॉज लेफ्ट, कितना परसेंट ऑफ लैंड रह गया था, व्हाट परसेंट ऑफ लैंड वॉज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस, एक या एक साल से ज्यादा, कितना भी कौन सा लैंड बचा हुआ था जो विदाउट कल्टीवेशन का रह गया था। तो आपको एक चीज याद रख लेनी, क्या एक साल से कम या ज्यादा ईयर के लिए जिस जमीन पे कोई भी खेती नहीं होती है उसे हम करंट फ्लो बोलते हैं, उसे हम करंट फ्लो लैंड बोलते हैं। जिस लैंड पे एक साल या एक साल से कम चीजों के लिए कभी भी एग्रीकल्चर ना हो, तो उसका करेक्ट आंसर 4.9 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 4.9 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, तो एक साल के लिए ऐसे लैंड पे जो विदाउट कल्टीवेशन रही तो वो 4.9 हो जाएगा। सर देख लीजिए ये 4.9 ही है। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है, कहता है पहले पढ़ लीजिए। कहता है रीड द गिवन डेटा, फाइंड आउट द डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ लिटरेट, मतलब पढ़े लिखे रूरल बॉयज एंड रूरल बॉयज। कहता है पढ़े लिखे लड़के और गांव के लड़कों में हु अटेंडिंग द स्कूल। ये कुछ परसेंटेज दे रखा है पढ़े लिखे लड़कों और गांव के लड़कों का। सर देखिए परसेंटेज थोड़ा देख लेते हैं, मैं उसको ऊपर करता हूँ, तो इन्होंने ये परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, कहता है लिटरेसी रेट इन अ रूरल पॉपुलेशन, जो गांव में पढ़े लिखे बंदे हैं, मेल 76%, फीमेल 54%। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ऑफ, मतलब लिटरेसी रेट है जो रूरल चिल्ड्रन है, जो गांव के बच्चे हैं जिनका 10 से 14 साल की उम्र है। मेल 90% बच्चे पढ़े हैं, फीमेल में 87% लड़कियां हैं। परसेंटेज ऑफ अ रूरल चिल्ड्रन, और जो गांव के बच्चे हैं, परसेंटेज ऑफ अ रूरल चिल्ड्रन 10 से 14 साल के लिए जो स्कूल जाते हैं, सिर्फ पढ़ा लिखा का पता नहीं, सिर्फ स्कूल जाते हैं, वो लड़के 85% है और 82% है। तो उसने हमसे यही कहा था कि जो गांव के लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो गांव के लड़के हैं जो स्कूल जाते हैं, उनमें कितने परसेंट का अंतर है। देखिए जो गांव के लड़के हैं पढ़े लिखे हैं वो 90% है, और जो गांव के लड़के हैं जो स्कूल जाते हैं वो 85% है। तो दोनों में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो सर 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक सर, 5 विल बी द करेक्ट, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 5 ये रहा। ठीक है सरकार, वो उन्होंने डिफरेंस यही पूछा था, ऐसे ही डिफरेंस करके एक क्वेश्चन पे आपके पेपर में आएगा, इसे ध्यान से समझ लीजिए। अगला सरकार, अगले क्या कहता है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कहता है आपको क्या करना है, फाइंड ऑड वन आउट करना है। कैसे करना है, आपको पता है एक है बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट क्या होता है, जब पैसे ले जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसे हम बैंक डिपॉजिट बोलते हैं। अगला होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड का मतलब होता है एक डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है ना, एक कागज होता है, डिमांड ड्राफ्ट एक कागज होता है, नोट नहीं होते सरकार। पेपर नोट्स एंड कॉइन्स ये भी है, और एक होता है चेक। तो आपको पता है, देखिए ये भी एक पेपर है, ये भी एक पेपर, ये भी एक पेपर है। बैंक डिपॉजिट्स एक अलग है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट वन सर, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बैंक डिपॉजिट्स अलग होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स अलग है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स पैसे हैं,
चेक भी एक तरीके का पैसा है, कॉइन्स भी एक तरीके का पैसा है, डिमांड डिपॉजिट एक ड्राफ्ट होता है सरकार, वो भी पैसा, बैंक डिपॉजिट अलग है। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तब बी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें देख लीजिएगा, ये बहुत इजी है। कहता है इसमें कोई एक बंदा है, उसने कुछ तामझाम कर रखा होगा, देख लेते हैं, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, इसमें तो बहुत अच्छा है। कहता है ही वाज अ सन ऑफ मर्चेंट, कोई एक आदमी है जो सन ऑफ मर्चेंट होगा, वो ग्रो अप होगा लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट में, लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट में वो पला बड़ा है। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उसने अपने बचपन से ही हैड सीन वाइन्स एंड ओलिव प्रेसेस, तो उसने वाइन्स एंड ओलिव के प्रेसेस देखे हैं। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, इसी वजह से उसने क्या किया है, उसने आर्ट सीख लिया। किस चीज का आर्ट सीख लिया है? स्टोन को पॉलिश करने का। बिकम अ मास्टर गोल्ड स्मिथ, और वो एक गोल्ड स्मिथ बन गया है। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड अ एक्सपर्टीज टू क्रिएट लीड molds used for the making tinkles with the given clue name a person who developed the first printing press। इस सर वो यही बता रहा है कि एक उस पर्सन का नाम बताइए जिसने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का डिस्कवरी किया था, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया था, वो और कोई नहीं है, उनका नाम है सरकार जॉनसन। सर यहाँ से सर एक बारी मैं देखने में छोटा करूंगा तभी इसका नाम पढ़ पाऊंगा। इसका नाम है जॉन गटरबर्ग। ठीक है सरकार, द नेम ऑफ द पर्सन इज द जॉन गटरबर्ग। जॉन गटरबर्ग इज द नेम ऑफ अ पर्सन सर, उन्होंने ही पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था। आप भी इसे याद रखिए, जॉन गटरबर्ग। ठीक है सरकार, याद रखिए, जॉन गटरबर्ग इज द नेम ऑफ अ पर्सन, उन्होंने पहली बार क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया था। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, कहता फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में भरना है ना। देखिए एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, तो प्रिमिटिव सब्सटेंशियल फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचुरल इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। उसी तरीके से इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखिए सर, इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग, इंटेंसिव का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक उपज बनाना। आवश्यकता से अधिक उपज तभी बनेगी जब आप ढेर सारे बायोकेमिकल इनपुट्स डालोगे, जब ढेर सारे बायोकेमिकल इनपुट डालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग होती है जब आप ढेर सारे बायोकेमिकल और इरिगेशन की चीजें डालते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बायोकेमिकल इनपुट्स के ऊपर। ठीक है सरकार, अगले देख लेते हैं। सर यहाँ पे इन्होंने कुछ कहानी दी हुई है, वी हैव टू रीड, हमें थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है, जरा एक बार देख लीजिए। कहता है अमृता इज द गवर्नमेंट सर, कोई ये अमृता नाम की लड़की है जो स्कूल में टीचर है। ठीक है सरकार, वो भी टीचर ही है। एंड बिलोंग, सर टीचर भी है और वो कहाँ से बिलोंग करती है? रिच अर्बन हाउस होल्ड से बिलोंग करती है, जो वो अमीर है। ठीक है, और शहर में रहती है। वेयर एस रानी जा दलित, कोई रानी नाम की लड़की जो दलित है। वर्क ऐसा हेल्पर ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइड, और ये सर हेल्पर है और कहीं पे काम चल रहा है, वहां पे काम करती है हेल्पर के रूप में। कम फ्रॉम द पुअर रूरल बैकग्राउंड, सर ये गरीब है और रूरल बैकग्राउंड से आती है। ठीक है, बोथ हैव द क्राइसिस एट होम। देखिए सरकार, एंड टेक द लोन, अमृता हैज द लोन फ्रॉम द इजली एज कंपेयर टू रानी, व्हाई द रानी इज नॉट एबल टू गेट द लोन। कहता है कि दो लड़कियां हैं, एक औरत है जो टीचर स्कूल में अमीर घर की है, शहर में रहती है। एक औरत है जो गरीब घर की है, वो किसी जहाँ पे काम चल रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है। दोनों काम करती है, दोनों के घर में कोई क्राइसिस आ गया तो जो पुअर औरत है वो भी जाती है लोन लेने के लिए, और जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है वो भी जाती है लोन लेने के लिए। तो कहता है जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है उसे लोन इजिली मिल जाएगा और पुअर जो महिला है उसे लोन नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होगा सरकार? आपको पता है, मोटा पैसा उसके पास तो लोन मिलेगा, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं, उसे लोन नहीं मिलेगा। कारण पूछता है कि क्यों नहीं मिलेगा लोन? द करेक्ट आंसर विल बी, सर पता है क्यों नहीं मिलेगा? आप ही बताइए, आप लोन किसी को कब देंगे? आप लोन किसी को तभी देंगे ना जब आपको उम्मीद रहेगी कि ये मेरा लोन चुकाएगा। लोन वो तभी चुकाएगा जब वो खुद कमाएगा। तो कमा कौन रहा है ज्यादा? टीचर ही ना। टीचर कमा रही तो लोन इजिली दे देगी, और जो बेचारी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है वो लोन दे नहीं पाएगी। ठीक है सरकार, तो अब बस इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। तो कहता है रानी को लोन क्यों नहीं मिला जबकि वो पुअर थी, उसे क्यों नहीं मिला? बिकॉज रानी इज अनएजुकेटेड। ऐसा कारण नहीं है सरकार। बिकॉज रानी फ्रॉम एन अनटचेबल कास्ट, सर वो अनटचेबल कास्ट, वो दलित है इसलिए लोन नहीं मिला, ये भी गलत है।
ठीक है, बिकॉज रानी गरीब है इसलिए भी नहीं। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो, आप इन्हीं तीनों में से ऑप्शन लगाओगे। बिकॉज रानी इज इंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहाँ पे दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं ना, उसे हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। और जो वो अमृता थी वो फॉर्मल सेक्टर में है, उसे पेंशन मिलेगी, फलाना ढिमकाना मिलेगा। ठीक है, तो रानी किससे बिलोंग करती है? इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करती है, इसीलिए रानी को लोन नहीं मिलेगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए रानी को लोन देने से कोई नहीं मना करेगा ना कि पुअर, ये गलत है, ये याद रख लीजिए सर। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? आप बताइए, इतनी सारी फैक्ट्री लग गई, इतना सारा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, तो इंडस्ट्री हर जगह बढ़ गई, इंडस्ट्री से नुकसान क्या हुआ, किस चीज का नुकसान हुआ है? पहला ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो गई है। ये नुकसान थोड़ी ना है, ये तो फायदा है ना। फॉरेन एक्सचेंज आएगा, विदेश का पैसा आएगा, तो ये तो फायदा है, ये नहीं हो सकता। रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया है, रैपिड अर्बनाइजेशन, हर जगह शहर बन गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कर गई, ये तो पॉजिटिव बात है। रैपिड अर्बनाइजेशन पॉजिटिव बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव बात है, फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव बात है। नेगेटिव बात एक ही है, पॉल्यूशन, तो नेगेटिव भी पूछा है, नेगेटिव भी पूछा है, नेगेटिव भी पॉल्यूशन है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, एक बारी आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। मैंने थोड़ा जल्दी में करवाया ताकि जल्दी जल्दी से ये कवर हो जाए। अगर आपको तसल्ली देखना, पीछे वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। और ये मैंने क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि समय कम है। आप एक बार देख लेंगे, आप 7 से 10 मॉक टेस्ट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगता है तो एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर देंगे, बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। दोस्त के साथ शेयर कर देंगे तो बिल्कुल ही कोई तकलीफ नहीं है सर मुझे। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, और अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ डे बाय डे क्लासेस।